दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। ये कहानी पंजाब का गुरमीत सिंह ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं पंजाब के लुधियाना का रहने वाला हूं और पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। मैंने देश के लगभग हर राज्य की सड़कें देखी हैं, लेकिन जो कुछ 2019 की सर्दियों में पंजाब हाईवे पर मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं उस रात को कभी भूल नहीं सकता। दिसंबर का महीना था। धुंध इतनी गहरी थी कि 10 मीटर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं लुधियाना से अमृतसर की तरफ सामान लेकर जा रहा था। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। हाईवे बिल्कुल सूना पड़ा था। सिर्फ मेरे ट्रक की इंजन की आवाज़ और कभी-कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं नॉर्मली रात को ड्राइव करने का आदत वाला हूँ, लेकिन उस रात अजीब सा डर दिल में बैठ रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से दिमाग अजीब सोच रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे रोड के साइड पर एक औरत सफ़ेद सूट में खड़ी नजर आई। उसका चेहरा धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड कम की। रात के इस वक्त किसी औरत का हाईवे पर अकेला खड़ा होना अजीब था। मैं पास से गुजरा तो उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। दिल कह रहा था रुक जा, दिमाग कह रहा था आगे बढ़। मैंने ट्रक नहीं रोका। जैसे ही मैं उसके पास से निकला, रियर व्यू मिरर में देखा तो वो वहां नहीं थी, बस खाली सड़क थी। मेरा गला सूख गया। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रक का लोड भारी हो गया हो। इंजन पर प्रेशर पड़ रहा था, जैसे कोई पीछे चढ़ गया हो। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरकर देखा। सब नॉर्मल था। दरवाज़ा खोलकर कैबिन में वापस बैठा तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सर्दियां थीं, फिर भी इतनी ठंडी हवा अजीब थी। तभी मुझे लगा जैसे पीछे से किसी ने हल्की सी हंसी की हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कैबिन खाली था। मैं डर गया था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सब वहम है। मैं फिर से ड्राइव करने लगा। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे वही सफ़ेद सूट वाली औरत फिर से रोड के बीच खड़ी नजर आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल काली, बिना चमक के, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक फिसलते फिसलते रुक गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा तो रोड बिल्कुल खाली थी। उस रात मैं किसी तरह अमृतसर पहुंचा, लेकिन उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को सोने जाता तो वही सफ़ेद सूट वाली औरत सपने में आती। कभी मेरे ट्रक के सामने खड़ी, कभी कैबिन में मेरे बगल में बैठी। उसकी आंखें मुझे घूरती रहतीं। मैं पसीने में भीग कर उठ जाता। एक हफ्ते बाद मुझे फिर से उसी रूट पर जाना था। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन काम मजबूरी था। मैंने अरदास की और निकल पड़ा। रात को जब मैं उसी स्ट्रेच पर पहुंचा जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक नॉइज के बीच से एक हल्की सी औरत की आवाज आई, रुक जाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कोई कैबिन के पीछे चल रहा है, जैसे पैरों की आहट। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए उसका चेहरा नजर आया। मैं जोर से चिल्लाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक 80 की स्पीड पर था। तभी अचानक सामने एक ट्रक आ गया। मैंने ब्रेक लगाई और मेरा ट्रक थोड़ा सा स्किड हुआ, लेकिन किसी तरह बच गया। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होता तो शायद आज जिंदा ना होता। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उस रूट पर अकेला ड्राइव नहीं करूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो मैंने देखा था वो सिर्फ शुरुआत थी। 2 दिन बाद जब मैं घर पर था, मेरी माँ ने कहा कि मैं बहुत उदास लग रहा हूं। मैंने उन्हें सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन फिर चुप हो गया। गांव में लोग जल्दी बातें बना देते हैं, लेकिन उस रात जब मैं सो रहा था, मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन जब आंखें खोलीं तो वही सफ़ेद सूट वाली औरत मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसने धीरे से कहा, मुझे छोड़कर क्यों भागे? मैं ज़ोर से चीख पर उठ बैठा। कमरा खाली था। माँ और बीवी दौड़ कर आए। मैंने कहा बुरा सपना था, लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन मैं गांव के एक बुजुर्ग बाबा के पास गया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, कुछ रास्ते होते हैं जहां आत्माएं भटकती हैं। शायद तुमने किसी को देखा है जो शांति नहीं पाई।
उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और ट्रक में रख लो। मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। फिर एक रात मुझे फिर से उसी रूट पर जाना था। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन काम मजबूरी था। मैंने अरदास की और निकल पड़ा। रात को जब मैं उसी स्ट्रेच पर पहुंचा जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक नॉइज के बीच से एक हल्की सी औरत की आवाज आई, रुक जाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कोई कैबिन के पीछे चल रहा है, जैसे पैरों की आहट। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए उसका चेहरा नजर आया। मैं जोर से चिल्लाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक 80 की स्पीड पर था। तभी अचानक सामने एक ट्रक आ गया। मैंने ब्रेक लगाई और मेरा ट्रक थोड़ा सा स्किड हुआ, लेकिन किसी तरह बच गया। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होता तो शायद आज जिंदा ना होता। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उस रूट पर अकेला ड्राइव नहीं करूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो मैंने देखा था वो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात फिल्लौर के पास जो हुआ था, उसके बाद मैं अंदर से टूटने लगा था। मैं गुरमीत सिंह, जो 18 साल से बिना डरे रात के अंधेरे को चीर कर ट्रक चलाता आया था, अब हर सफर से पहले घबराने लगा था। लेकिन रोजी रोटी के लिए स्टीयरिंग पकड़नी ही पड़ती है। 2 हफ्ते तक मैंने छोटे रूट्स लिए, दिन के टाइम ड्राइव किया और रात को ट्रक खड़ा कर देता। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद मैं खुद को झूठ बोल रहा था। फिर एक दिन कंपनी से अर्जेंट लोड मिला, लुधियाना से पठानकोट। डिलीवरी सुबह तक पहुंचानी जरूरी थी, मतलब रात भर का सफर। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने कहा, गुरमीत, तू सबसे एक्सपीरियंस ड्राइवर है, तू ही जा सकता है। मैंने दिल पे पत्थर रखकर हाँ कर दी। रात 11 बजे मैं निकला। सर्द हवा चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन जमीन पर हल्की धुंध फैली हुई थी। जैसे ही मैं जालंधर क्रॉस करके आगे बढ़ा, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को काट रही थी। मैं हर थोड़ी देर बाद मिरर चेक कर रहा था। तावीज़ स्टीयरिंग के पास लटक रहा था। करीब 1 बजे के आसपास मुझे महसूस हुआ कि कैबिन का टेम्परेचर अचानक गिर गया है। एसी बंद था, फिर भी ठंडी सांस जैसे गर्दन के पास महसूस हुई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन इस बार एक नई बात हुई। ट्रक के डैशबोर्ड पर जो छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखी थी, वो हल्की सी हिलने लगी। रोड सीधा था, कोई झटका नहीं था। मूर्ति अपने आप कांप रही थी। मैंने घबराकर ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया, बाहर निकला। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। दूर कहीं खेत थे जहां से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। तभी मुझे अपने पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, गुरमीत। मेरा नाम, उसने मेरा नाम लिया था। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वही सफेद सूट, इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। पीला, आंखें काली, होंठों पर टेढ़ी सी मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन एक अजीब से कोने पर झुकी हुई थी, जैसे टूटकर लटक रही हो। मैं जम गया। पैर हिल नहीं रहे थे। उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में हल्की सी तैर रही थी। मेरे कान में जोर की गूंज हुई, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ गूंज रही हों। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से वाहेगुरु का नाम लेने लगा। जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब थी, लेकिन ट्रक के कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं तो बाहर ही था। दरवाज़ा कैसे खुला? दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से कैबिन में बैठकर इग्निशन घुमाया। ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं वापस रोड पर आया, मुझे मिरर में वो फिर नजर आई। इस बार ट्रक के बिल्कुल पीछे, सड़क पर नहीं, बल्कि जैसे हवा में मेरे ट्रक के साथ साथ चल रही हो। मैं स्पीड बढ़ाता गया, 60, 70, 80, लेकिन मिरर में वो उतनी ही दूरी पर थी। उसका चेहरा धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। आंखें और काली, होंठों की मुस्कान गायब। अब उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार, बिना रुके। मैंने हॉर्न को हाथ भी नहीं लगाया था। हाईवे के साइड पर एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने बिना सोचे ट्रक वहां घुसा दिया। जैसे ही ट्रक ढाबे की रोशनी में आया, हॉर्न बंद हो गया। मैंने मिरर में देखा, वो गायब थी, जैसे रोशनी से उसे डर लगता हो। मैं ट्रक से उतरकर ढाबे के अंदर गया। हाथ कांप रहे थे। ढाबे वाला मुझे देखकर बोला, पाजी, ठीक हो? चेहरा सफेद पड़ गया है। मैंने पानी मांगा और पूरी कहानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताया कि हाईवे पर अजीब चीजें दिख रही हैं। ढाबे वाले ने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर धीरे से बोला,
तुसी भी देखी उन्नू? मैंने हैरान होकर पूछा। तुसी मतलब? वो बोला, पिछले 2 साल तो कई ड्राइवर कह चुके ने, सफेद सूट वाली कुड़ी कहंदे ने उसदी मौत एक्सीडेंट च हुई सी। रात नू लिफ्ट मांग दिए, जिसने ट्रक रोकिया वो वापस घर नहीं पहुंचा। मेरे हाथ से ग्लास गिरते गिरते बचा। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, वो सच में थी एक आत्मा, और शायद अब उसने मुझे चुना था। ढाबे वाले ने कहा सुबह तक रुक जाओ। मैंने वही फैसला किया। ट्रक ढाबे के बाहर खड़ा था। मैं अंदर चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। करीब 3 बजे ढाबे की लाइट एक पल के लिए झिलमिलाई। मैंने आंखें खोली। दरवाजे के बाहर अंधेरे में मुझे एक सफेद साया खड़ा नजर आया। वो ढाबे की रोशनी के किनारे पर रुककर मुझे देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं बाहर आऊं। उस रात मुझे समझ आ गया कि ये कहानी अब सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं रही। वो मुझे हर जगह ढूंढ लेगी, और शायद अगला सफर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर हो सकता है। सुबह जब सूरज निकला और ढाबे के आसपास हल्की सी रोशनी फैली, तब जाकर मेरी सांस थोड़ी नॉर्मल हुई। रात भर मैं आंख तक नहीं झपक सका था। ढाबे वाला, जिसका नाम बलदेव था, ने मुझे चाय दी और धीरे से बोला, पाजी, जे तुसी चाहो ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक जगह ले जा सकता हाँ। उत्थे एक बुढ़ा आदमी रहंदा है, वो इस रास्ते दी पुरानी कहानी जानता है। मैं पहले ही डर के बोझ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन मुझे लगा अगर सच जान लूं तो शायद कुछ हल निकले। मैंने हाँ कर दी। सुबह 8 बजे के करीब हम दोनों ढाबे से थोड़ा दूर एक पुराने पिंड की तरफ गए। वहां एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां एक बुजुर्ग सरदार जी रहते थे। उनका नाम बाबा करतार सिंह था। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सा सुकून। बलदेव ने उन्हें मेरी कहानी बताई। बाबा जी ने बिना बीच में बोले सब सुना। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस कुड़ी नू तुसी देखिया, वो अज तो लगभग 3 साल पहला मर गई सी। उसका नाम सिमरन सी। वो अपने घर वालियां नाल लड़ के रात नू घर तो निकल गई सी। हाईवे ते एक्सीडेंट हो गया। पर गल ये है कि कहंदे ने एक्सीडेंट सिद्धा नहीं सी, उसनू किसी ने धक्का दिता सी। मेरे शरीर में एक सर्दी सी दौड़ गई। मतलब? बाबा जी बोले, कहंदे ने वो किसी ट्रक ड्राइवर नाल भाग के जाना चाहती सी, पर वो आदमी उसे छोड़ के चला गया। वो रात भर हाईवे पर भटकती रही। फिर किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, पर उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। वो रास्ते के किनारे पड़ी मदद मांग रही थी। कोई नहीं रुका। मेरा गला सूख गया। कोई नहीं रुका। ये शब्द मेरे कान में गूंज गए। मुझे याद आया पहली रात जब उसने मुझे देखा था और मैं रुका नहीं था। क्या वो मदद चाहती थी, या फिर वो सिर्फ बदला? बाबा जी ने मेरी तरफ सीधा देखते हुए कहा, जदों किसी दी आत्मा नू इंसाफ नहीं मिलता, वो शांति नहीं पांदी। शायद हुण हर ट्रक ड्राइवर तो सवाल पूछ रही है, क्यों नहीं रुके? मैंने तावीज़ को जोर से पकड़ लिया। पर मैं की करा बाबा जी? उन्होंने कहा, अगले बार जेओ नजर आए, डर के भागना नहीं, दिल साफ रखना है। जेओ मदद मांगदी है ता अरदास करना है, पर जेओ नुकसान करना चाहे ता वाहेगुरु दा नाम लेना है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला, लेकिन दिल के किसी कोने में एक और डर पैदा हो गया था। अगर वो मुझे माफ ना करे तो? उस दिन मैं पठानकोट का लोड डिलीवर करके वापस आ गया। 2 दिन सब ठीक रहा। फिर एक और रात का ट्रिप मिला, इस बार होशियारपुर साइड। मैंने सोचा शायद रूट अलग है, वो नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे अब समझ आ चुका था कि वो जगह से ज़्यादा मुझसे जुड़ी हुई थी। रात 12:45 पर मैं एक सुनसान स्ट्रेच पर था। अचानक ट्रक का एफएम रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। इस बार स्टैटिक नहीं था, सीधी आवाज़ आई, एक लड़की की रोती हुई आवाज़, मैं यहाँ हूँ। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। वो कैबिन के अंदर गूंज रही थी, मैं यहाँ हूँ। मैंने हिम्मत करके पैसेंजर सीट की तरफ देखा। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन सीट हल्की सी दब रही थी, जैसे कोई बैठा हो। फोम अपने आप नीचे जा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने जोर से वाहेगुरु का नाम लिया। तभी विंडशील्ड के बाहर मुझे एक पल के लिए वो दिखी, ट्रक के बोनेट पर बैठी हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन हवा थी ही नहीं। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में घूर रही थीं। मैं चीखा और स्टीयरिंग जोर से घुमाया। ट्रक थोड़ा सा हिल गया, पर कंट्रोल में था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सीट वापस नॉर्मल हो गई, रेडियो बंद, बोनेट पर कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर मुझे एक नई बात महसूस हुई। कैबिन के अंदर एक हल्की सी खुशबू थी, मिट्टी और इत्र की मिली जुली सी। वही खुशबू जो उस रात जब वो पहली बार नजर आई थी, हवा में थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो सिर्फ दिखकर डरा नहीं रही थी, वो कुछ कहना चाहती थी। शायद अपनी कहानी, शायद अपना दर्द। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले सफर में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ और ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। उस रात के बाद मैं हर सफर पर एक अजीब सा बोझ लेकर निकलता था, जैसे कोई मेरे साथ कैबिन में चुपचाप बैठा हो, बिना दिखाई दिए।
मैं गुरमीत सिंह, जो कभी पंजाब के हाईवेज का सबसे हिम्मती ड्राइवर माना जाता था, अब हर मोड़ पर डर के साथ ब्रेक दबाता था। लेकिन रोजी रोटी के लिए स्टीयरिंग पकड़नी ही पड़ती है। एक हफ्ते बाद मुझे फिर से अमृतसर रूट मिला। दिल ने मना किया, पर मालिक ने कहा डिलीवरी अर्जेंट है। मैंने बाबा करतार सिंह की बात याद की, जेओ नजर आए, भागना नहीं। मैंने अरदास की और रात 10 बजे लुधियाना से निकल पड़ा। शुरू के 2 घंटे सब नॉर्मल था। ठंडी हवा, हल्की धुंध, दूर दूर तक खेत। मैं थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। शायद वो सब खत्म हो गया हो, शायद वो आत्मा सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं उस स्ट्रेच के करीब पहुंचा जहां पहली बार मैंने उसे देखा था, ट्रक का इंजन हल्का सा झटका लेने लगा। आरपीएम नीचे ऊपर हो रहा था। मैंने एक्सेलरेटर स्टेबल रखा। तभी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, मेरा खून जम गया। रोड के बीच वो खड़ी थी, सफेद सूट हवा में लहराता हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। इस बार मैंने ब्रेक नहीं लगाई। बाबाजी की बात याद थी, भागना नहीं। मैंने ट्रक धीरे किया और लगभग 10-15 फीट दूर रुक गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि स्टीयरिंग तक कांप रही थी। वो धीरे धीरे मेरे ट्रक के पास आई। इस बार उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन उनके नीचे कोई परछाई नहीं थी। उसने पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला, बिना हैंडल छुए। दरवाजा खुद खुल गया। कैबिन के अंदर ठंडी हवा भर गई। मैं जमकर बैठा रहा। वो धीरे से सीट पर बैठ गई। सीट फिर से दब गई, लेकिन इस बार मुझे उसका वजूद साफ महसूस हो रहा था। उसकी खुशबू कैबिन में फैल गई, मिट्टी और इत्र की वही मिली जुली सी महक। उसने पहली बार सीधा मुझसे कहा, क्यों नहीं रुके सी? मेरी आवाज सूख चुकी थी। मैंने मुश्किल से कहा, मैं डर गया सी, मैं समझा कोई भूत प्रेत होवेगा। उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी की। आंखें बिल्कुल काली, लेकिन उनमें गुस्सा कम था, दर्द ज्यादा। मैं जिंदा सी, मदद मांग रही सी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने वाली थी। अगर उस रात कोई रुक जाता, क्या वो बच सकती थी? मैंने धीरे से कहा, मैनू माफ कर दो, मैं नहीं जानदा सी। एक पल के लिए कैबिन बिल्कुल शांत हो गया, सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज। फिर उसका चेहरा बदलने लगा। दर्द की जगह गुस्सा वापस आ गया। हुण तेनू पता है? अचानक उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा, जैसे किसी ने मेरा खून जमा दिया हो। मेरा सांस रुकने लगा। ट्रक का इंजन जोर जोर से गुर्राने लगा, जैसे ओवरलोड हो। मैंने जोर से वाहिगुरु का नाम लिया। उसका हाथ एक पल के लिए हल्का पड़ा, लेकिन फिर उसने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। कैबिन के शीशे हिल गए। डैशबोर्ड की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं। हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। हाईवे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कैबिन के अंदर उसका सफेद चेहरा चमक रहा था। मैं अंधेरे में स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी खत्म। तभी दूर से एक और ट्रक की रोशनी नजर आई। जैसे ही वो रोशनी मेरे ट्रक पर पड़ी, उसने अपना हाथ हटा लिया। उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में अजीब सा इरादा था। मैं तेनू छड्डांगी नहीं। इतना कहकर वो गायब हो गई। पैसेंजर सीट खाली, दरवाजा बंद, हेडलाइट्स वापस ऑन। दूसरा ट्रक मेरे पास से गुजरा। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया जैसे सब नॉर्मल हो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैंने किसी तरह ट्रक को वापस कंट्रोल में लिया और बिना रुके अमृतसर पहुंचा। सुबह जब मैं अनलोडिंग कर रहा था, मेरी गर्दन पर उस जगह नीला निशान था जहां उसने हाथ रखा था, जैसे किसी ने बर्फ से जलाया हो। मुझे अब समझ आ गया था, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी जो मदद चाहती थी। उसका दर्द उसे कुछ और बना चुका था, और शायद अब वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। और जो अगले सफर में हुआ, उसने साबित कर दिया कि मैं सिर्फ उसका शिकार नहीं, बल्कि उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। उस सुबह जब मैंने गर्दन के नीले निशान को आईने में देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी उतर गई। निशान बिल्कुल हाथ के पंजे जैसा था, 5 उंगलियों का हल्का सा प्रिंट। मैंने तुरंत रुमाल से ढक लिया ताकि घर वाले न देखें। लेकिन अंदर ही अंदर मैं समझ चुका था कि बात अब सिर्फ डर की नहीं रही, बात मेरी जिंदगी की थी। 2 दिन तक मैंने ट्रक हाथ नहीं लगाया। मालिक फोन करता रहा, पर मैंने बहाना बना दिया कि तबीयत खराब है। रात को सोने की कोशिश करता तो कैबिन का वो मंजर आंखों के सामने आ जाता। उसका सफेद चेहरा, काली आंखें और वो लफ्ज, मैं तेनू छड्डांगी नहीं।
तीसरे दिन रात को जब मैं कमरे में अकेला था, मुझे फिर वही खुशबू महसूस हुई, मिट्टी और इत्र की। मैंने तुरंत दरवाज़ा देखा, खिड़की देखी, सब बंद। पंखा बंद था, हवा का कोई झोंका नहीं, लेकिन खुशबू धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तभी कमरे का बल्ब हल्की सी झिलमिलाहट के साथ डिम हो गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अलमारी के पास एक सफ़ेद साया खड़ा था। इस बार वो हाईवे पर नहीं थी, वो मेरे घर के अंदर थी। मेरा गला सूख गया। तू की चौंधी है? मैंने धीरे से कहा। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था, आंखों में आंसू थे। उसने हल्की सी आवाज में कहा, सच? गहरा सच? मैंने पूछा। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी आंखों के सामने हवा में जैसे कोई मंजर बना दिया। मुझे दिखाई दिया, एक रात वो हाईवे पर खड़ी है। दूर से एक ट्रक आ रहा है। ट्रक रुकता है, ड्राइवर नीचे उतरता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर वो ड्राइवर उसे जोर से धक्का देता है, वो सड़क पर गिरती है। उस वक्त दूर से एक और तेज गाड़ी आती है और सब खत्म। मेरा सांस रुक गया। वो ड्राइवर कौन सी? उसने धीरे से अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई, फिर नीचे कर ली, सिर हिला दिया। नहीं, पर तुसी वेख्या सी। मुझे याद आया, 3 साल पहले एक रात मैं इसी रूट पर था। मैंने दूर से देखा था, एक ट्रक साइड पर खड़ा है, एक लड़की और ड्राइवर झगड़ रहे हैं। मैंने सोचा पर्सनल मैटर होगा। मैं रुका नहीं, मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। मेरे आंखों के सामने सब वापस घूम गया। अगर मैं रुक जाता, अगर मैं पुलिस बुला लेता, शायद वो जिंदा होती। वो मेरे बिल्कुल पास आई। इस बार उसका हाथ मेरे सीने पर था, ठंडा, लेकिन इस बार दर्द नहीं दे रहा था। तुसी वेख के भी नहीं रुके। मेरे आंसू निकल आए। मैं डर गया सी, मैनू लगा मुसीबत ना पा लवां। उसका चेहरा फिर बदलने लगा, आंखें काली होने लगी। हुण डर लगदा है? अचानक कमरे की दीवार पर जोर का धक्का लगा, जैसे किसी ने बाहर से मुक्का मारा हो। माँ की आवाज आई, गुरमीत, सब ठीक है? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ माँ। जब दोबारा उस तरफ देखा, वो गायब थी। खुशबू भी धीरे धीरे कम हो गई। उस रात मुझे समझ आ गया कि वो मुझे सिर्फ डरा नहीं रही, वो मुझे मेरी गलती का एहसास करा रही है। लेकिन उसका दर्द उसे चैन नहीं लेने दे रहा, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, शायद वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस पुराने केस के बारे में पता लगाऊंगा। मैं जालंधर के पुलिस स्टेशन गया, जहां उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखी गई थी। पुरानी फाइलें निकाली गईं। केस हिट एंड रन के नाम पर बंद हो चुका था। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। मैंने फाइल में एक फोटो देखी, सिमरन, वही चेहरा, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। मेरे हाथ कांप गए। तभी पुलिस वाले ने कहा, उस रात एक एनोनिमस कॉल आई थी कि हाईवे पर झगड़ा हो रहा है, पर जब तक पुलिस पहुंची, सब खत्म हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, कॉल किसने की थी? पुलिस वाले ने कंधे उचा दिए, नंबर ट्रेस नहीं हो पाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे याद आया, उस रात जब मैंने दूर से झगड़ा देखा था, मैंने थोड़ी दूर जाकर रुककर फोन निकाला था, पर फिर सोचा पुलिस केस में फंस जाऊंगा। मैंने कॉल नहीं की। लेकिन फाइल में कॉल का जिक्र था, तो फिर कॉल किसने की? उस रात जब मैं घर वापस आया, मुझे समझ आ गया कि कहानी अब एक नए मोड़ पर है। शायद वो आत्मा चाहती है कि मैं उसका सच दुनिया के सामने लाऊं। शायद उस ट्रक ड्राइवर को पकड़वाना ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर वो ट्रक ड्राइवर अब भी जिंदा है, तो क्या वो मुझे भी चुप करवाना चाहेगा? और इसका जवाब मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला था। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। फाइल की वो तस्वीर, सिमरन का मुस्कुराता चेहरा और उस रात का मंजर बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मैं मानता हूं, मैंने उस रात गलती की थी। मैं रुक सकता था, मैं पुलिस को कॉल कर सकता था, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के डर से निकल गया। और शायद उसी पल से मेरी किस्मत उसके साथ जुड़ गई थी। 2 दिन बाद मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया। आवाज धीमी थी, पर साफ पंजाबी लहजे में। केस के बारे में पूछताछ बंद कर दे, अपने काम से काम रख। मेरा खून सूख गया। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। लाइन कट। मुझे समझ आ गया, जो भी उस रात जिम्मेदार था, उसे पता चल चुका है कि मैं पुरानी फाइल खुलवा रहा हूं। मतलब वो जिंदा है और शायद आसपास ही कहीं है। उस रात मुझे फिर होशियारपुर रूट मिला। मैं पहले ही टेंशन में था, लेकिन मुझे लगा शायद हाईवे पर ही मुझे कुछ और सबूत मिले। रात करीब 1 बजे का वक्त था।
धुंध हल्की थी पर हवा तेज चल रही थी। मैं उसी जगह के करीब पहुंचा जहां 3 साल पहले झगड़ा देखा था। अचानक ट्रक का इंजन एक अजीब सी घर-घर की आवाज करने लगा, जैसे फ्यूल लाइन में प्रॉब्लम हो। मैंने स्पीड कम की, तभी मिरर में मुझे एक और ट्रक नजर आया। काला रंग, बिना कंपनी का नाम, हेडलाइट्स डिम। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैंने साइड देने की कोशिश की, पर वो मेरे बिल्कुल पीछे चिपक गया। हॉर्न भी नहीं बजाया, सिर्फ पीछा करता रहा। मेरे दिल में अंदेशा हुआ, क्या यही वो ट्रक है? तभी कैबिन के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने बिना देखे ही महसूस कर लिया वो आ चुकी है। पैसेंजर सीट हल्की सी दब गई। इस बार उसकी आवाज शांत थी। ओ आ गया। कौन? मैंने स्टीयरिंग कस के पकड़ते हुए पूछा। जिसने तक्का दित्ता सी। मेरा सांस तेज हो गया। पीछे वाला काला ट्रक अब मेरे बिल्कुल साथ आ गया था। उसने अचानक मेरी गाड़ी को साइड से हल्का सा धक्का दिया। मेरा ट्रक हिल गया। अगर स्पीड ज्यादा होती तो पलट सकता था। मैंने कंट्रोल संभाला। तू की चौंधी है, मैंने कैबिन में धीरे से कहा। सच सामने आवे, उसने जवाब दिया। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। इस बार वो बर्फ जैसा ठंडा नहीं था, जैसे किसी ने हिम्मत दी हो। मेरे अंदर से डर हल्का होने लगा। पीछे वाला ट्रक फिर से मेरे करीब आया। इस बार उसने ओवरटेक करने की कोशिश की और मेरे आगे ब्रेक मारा। मुझे जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। दोनों ट्रक्स हाईवे के बीच रुक गए। काला ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरा, लंबा दाढ़ी वाला आदमी। उसका चेहरा देखते ही मेरी याद ताजा हो गई। हाँ, वही आदमी था। 3 साल पहले मैंने इसी चेहरे को धुंधली रोशनी में देखा था। वो मेरे पास आया और चीख कर बोला, फाइल क्यों खुलवा रहा है? भूल जा पुरानी बात। मेरे पैर कांप रहे थे, पर इस बार मैं अकेला नहीं था। कैबिन के अंदर हवा तेज चलने लगी, हेडलाइट्स ब्लिंक करने लगी। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आसपास देखा, जैसे उसे भी कुछ महसूस हो रहा हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो आदमी पीछे की तरफ गिर गया। मैंने क्लियरली देखा, उसके कंधे पर जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। वो घबराकर खड़ा हुआ। कौन है? कौन है वहां? वो चिल्लाया। हाईवे बिल्कुल सुन्ना था, सिर्फ हवा की आवाज। फिर उसने अपने ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसला और वो रोड के किनारे गिर गया, सिर्फ पत्थर से टकरा गया। मैं ट्रक से नीचे उतर आया। वो जमीन पर पड़ा था, होश में लेकिन डरा हुआ। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। वो यहीं है, वो हकलाते हुए बोला। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इस बार मैंने डर को साइड रखा, मैं भागा नहीं। पुलिस आई, उस आदमी को अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन खबर मिली, उसने अस्पताल में सब सच कबूल कर लिया। उसने माना कि 3 साल पहले उसका सिमरन के साथ झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने उसे धक्का दिया, बाकी का काम एक तेज गाड़ी ने कर दिया। वो भाग गया। केस दोबारा खुल गया। उस रात जब मैं घर आया, कैबिन में वो खुशबू फिर महसूस हुई। मैं चुपचाप बैठा रहा। धीरे से हवा में एक हल्का सा साया बना, सिमरन का चेहरा। लेकिन इस बार आंखें काली नहीं थी, शांत थी। उसने बस इतना कहा, हुण मैं जा सकती हां। मेरे दिल से बोझ उतर गया। मैंने धीरे से कहा, मैनू माफ कर दे। वो हल्की सी मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना हाईवे पर ना घर में। लेकिन आज भी जब मैं रात को पंजाब हाईवे पर ट्रक चलाता हूं और दूर धुंध में कोई सफेद साया हिलता हुआ नजर आता है, तो मैं स्पीड कम कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी डर के पीछे सिर्फ मदद की पुकार होती है। इस बार मैं रुकता हूं। सिमरन के जाने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। मैं फिर से रात को बिना डर के ट्रक चलाने लगा। कैबिन में ना वो ठंडी हवा आती थी, ना मिट्टी इत्र की खुशबू। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया था। केस कोर्ट में चल रहा था। मैंने भी अपना बयान दिया। दिल से लग रहा था कि शायद अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी का असली बोझ अब शुरू हुआ। 1 महीने बाद मुझे फिर से उसी स्ट्रेच पर रात का लोड मिला।
मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने सोचा अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। रात करीब 1 बजे के करीब मैं उस जगह से गुजरा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। हाईवे शांत था, धुंध हल्की थी। मैंने स्पीड कम की, सिर्फ आदत के तौर पर। तभी मुझे रोड के किनारे एक छोटा सा झुंड दिखा। 2 लड़के अपनी बाइक के साथ खड़े थे। बाइक खराब लग रही थी। मैं नॉर्मली अब रुकने लगा था तो मैंने ट्रक साइड में लगाया, नीचे उतरकर पूछा, की होया? उन्होंने कहा, पेट्रोल खत्म हो गया, पास में कोई पंप नहीं। मैंने उन्हें अपने ट्रक से थोड़ा पेट्रोल दिया और कहा, अगले पंप तक पहुंच जाओगे। वो दोनों शुक्रिया कहकर निकल गए। मैं वापस कैबिन में बैठा ही था कि मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। मैंने मिरर में देखा, कोई नहीं, लेकिन रियर व्यू के बिल्कुल कोने में एक पल के लिए सफेद झलक सी दिखाई दी। मेरा दिल एक पल को रुक गया। सिमरन, मैंने धीरे से कहा। कैबिन बिल्कुल शांत था, कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद मुझे वही बाइक रोड के साइड पर उल्टी पड़ी नजर आई। 2 लड़के जमीन पर बैठे थे, हल्का सा खून, लेकिन जिंदा। मैं तुरंत रुक गया। उन्होंने बताया कि अचानक उनकी बाइक का हैंडल जाम हो गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो गिर गए। मैं हैरान रह गया, बाइक नहीं थी, हैंडल जाम कैसे हो सकता है? जब मैं उन्हें ट्रक में बिठाकर नजदीकी अस्पताल ले जा रहा था, मुझे कैबिन में फिर से वो हल्की सी खुशबू महसूस हुई। इस बार बहुत कम, जैसे दूर से आ रही हो। मेरे दिल में अजीब सा डर वापस आने लगा। क्या वो सच में चली गई थी, या फिर उस हाईवे पर कुछ और भी था? हॉस्पिटल छोड़कर जब मैं वापस हाईवे पर आया तो रात और गहरी हो चुकी थी। धुंध घनी, हेडलाइट्स मुश्किल से 15-20 मीटर तक जा रही थी। तभी मुझे रोड के बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा नजर आया, 7-8 साल का, सफेद कुर्ता पजामा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने जोर से ब्रेक लगाई। ट्रक बिल्कुल उससे 5 फीट पहले रुक गया। मैं तुरंत नीचे उतरा। ओए पुत्र, इत्थों की कर रहे हैं? लेकिन वहां कोई नहीं था, रोड खाली, सिर्फ धुंध। मेरे पैर थरथराने लगे। ये सिमरन नहीं थी, ये कोई और था, या फिर हाईवे खुद कोई खेल खेल रहा था। जैसे ही मैं वापस कैबिन में बैठा, मुझे पैसेंजर सीट पर एक हल्की सी थप-थप सुनाई दी, जैसे कोई छोटा हाथ सीट पर मार रहा हो। इस बार मैं समझ गया, ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी। शायद इस हाईवे पर और भी कहानियां दफन थी। लोग जो एक्सीडेंट में मरे, जिन्हें मदद नहीं मिली, जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। मैंने धीरे से कहा, जे कोई भी है, मैं मदद करांगा। उस पल कैबिन बिल्कुल शांत हो गया, खुशबू भी गायब, थप-थप भी बंद। सुबह होने तक मैं बिना किसी और घटना के अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन अब मैं समझ चुका था, पंजाब हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये कहानियों का बोझ उठाकर चल रहा है। सिमरन को इंसाफ मिल गया, लेकिन शायद उस जगह पर और भी रूहें हैं जो सिर्फ एक चीज चाहती हैं, कोई रुक कर देखे, कोई उन्हें इग्नोर ना करे। आज भी जब मैं रात को ड्राइव करता हूं और दूर धुंध में कोई साया नजर आता है तो मैं स्पीड कम कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी डर के पीछे सिर्फ मदद की पुकार होती है। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में है, अगर उस रात मैंने पहली बार ही ट्रक रोक दिया होता तो क्या मेरी जिंदगी इतनी बदलती? उस रात के बाद मैं पहले जैसा ड्राइवर नहीं रहा। अब मैं सिर्फ सामान नहीं, जिम्मेदारी भी लेकर चलता था। हर बार जब धुंध में कोई साया दिखता, मैं ब्रेक दबाता। हर बार जब रोड के किनारे कोई गाड़ी खड़ी मिलती, मैं रुकता। लोग कहते थे, गुरमीत बदल गया है। शायद मैं सच में बदल गया था। लेकिन एक रात ने फिर सब कुछ हिला दिया। जनवरी की ठंडी रात थी। मैं लुधियाना से अमृतसर जा रहा था। रात 2 बजे के करीब मैं उसी पुराने स्ट्रेच पर पहुंचा। हाईवे बिल्कुल खाली, धुंध इतनी गहरी कि हेडलाइट्स भी कमजोर लग रही थीं। तभी मुझे दूर एक एम्बुलेंस खड़ी नजर आई। उसकी रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं, न सायरन न लोग, बस लाइट ब्लिंक हो रही थी। मैंने ट्रक धीरे किया। दिल में हल्का सा डर था, लेकिन मैंने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे अजीब सा एहसास हुआ।
एम्बुलेंस का ड्राइवर सीट खाली था, पीछे का डोर आधा खुला हुआ। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर गया। सर्द हवा सीधा हड्डियों तक चली गई। मैंने एम्बुलेंस के पीछे जाकर डोर पूरा खोला। अंदर स्ट्रेचर था और उस पर कोई नहीं, लेकिन स्ट्रेचर के कपड़े पर हल्का सा गीला दाग था, जैसे अभी अभी किसी को उठाया गया हो। मेरे कान के बिल्कुल पास हल्की सी आवाज आई, देर हो गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, हाईवे बिल्कुल सूना। मैं वापस ट्रक की तरफ भागा। कैबिन में बैठते ही मुझे महसूस हुआ जैसे पीछे वाले कंपार्टमेंट में कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई हो। मेरे ट्रक में सीमेंट की बोरियां थीं, सब टाइट बंधी हुई। फिर आवाज कैसी? मैंने हिम्मत करके ट्रक रोका और पीछे गया। दरवाजा खोला। अंदर सब ठीक, लेकिन एक बोरी फटी हुई थी और जमीन पर सफेद सीमेंट बिखर गया था। उस सीमेंट के ऊपर मुझे कुछ पैरों के निशान नजर आए, नंगे पैर, छोटे साइज के, जैसे किसी औरत या बच्चे के हों। निशान ट्रक के दरवाजे से अंदर तक जा रहे थे और फिर गायब। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से बोला, सिमरन। इस बार हवा बिल्कुल शांत थी, कोई खुशबू नहीं। तभी मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक नहीं, सीधी न्यूज चल रही थी। न्यूज रीडर कह रहा था कि इसी हाईवे पर 4 साल पहले एक एम्बुलेंस एक्सीडेंट में पलट गई थी। पेशेंट और ड्राइवर दोनों की मौत हो गई थी। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जैसे ही मैं कैबिन में वापस बैठा, पैसेंजर सीट पर हल्की सी ठंड महसूस हुई। इस बार कोई साया नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक हल्का सा एहसास, जैसे कोई चुपचाप बैठा हो। मैंने धीरे से कहा, जे किसी नू मदद चाहिदी है, मैं रुकांगा, पर मैनू डराना बंद करो। एक पल के लिए कैबिन के शीशे पर हल्की सी धुआं जैसी लेयर बनी। उस धुआं पर उंगली से लिखा हुआ एक शब्द दिखाई दिया, सच। मेरा दिल जोर से धड़का, फिर वो धुआं गायब हो गया। सुबह तक मैं किसी तरह अमृतसर पहुंचा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ सिमरन की कहानी नहीं थी, ये हाईवे खुद एक राज था। हर साल यहां एक्सीडेंट्स होते थे, लोग मरते थे और कई केसेस कभी सॉल्व नहीं होते थे। शायद मुझे सिर्फ एक आत्मा नहीं मिली थी, शायद मुझे एक जिम्मेदारी मिली थी, जो सच दबा दिया गया उसे सामने लाने की। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला सच कितना भयानक होगा। एम्बुलेंस वाली रात के बाद मेरा दिमाग चैन से बैठने को तैयार ही नहीं था। सच, वो शब्द जो शीशे पर लिखा दिखाई दिया था, मेरे कान में गूंजता है था। सिमरन को इंसाफ मिल गया था, लेकिन ये नया राज क्या था? एम्बुलेंस एक्सीडेंट, पेशेंट और ड्राइवर दोनों की मौत, केस अनसॉल्व्ड। मैंने फैसला किया कि मैं इस बार भी पीछे नहीं हटूंगा। 2 दिन बाद मैं सीधा जलंधर के उसी पुलिस स्टेशन पहुंचा। रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइल्स मंगवाईं। थोड़ी देर बाद मुझे एम्बुलेंस एक्सीडेंट की फाइल मिल गई। डेट देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वो एक्सीडेंट उसी रात हुआ था जब मैंने 3 साल पहले सिमरन और उस ट्रक ड्राइवर को झगड़ते देखा था। मतलब उस रात सिर्फ एक नहीं, 2 ट्रेजेडीज हुई थीं। फाइल में लिखा था कि एम्बुलेंस किसी अननोन व्हीकल से बचने की कोशिश में कंट्रोल खो बैठी और पलट गई। ड्राइवर स्पॉट पर मर गया। पेशेंट, एक जवान लड़का, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। विटनेस कोई नहीं। मैंने एक्सीडेंट लोकेशन का मैप देखा। वो जगह सिमरन वाले स्पॉट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। मेरा दिमाग तेज चलने लगा। क्या उस रात कुछ और भी हुआ था? क्या एम्बुलेंस ने सिमरन को टकराया था, या किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाया? उस रात मुझे फिर से लुधियाना से अमृतसर का ट्रिप मिला, जैसे हाईवे खुद मुझे बुला रहा हो। मैं रात 12:30 बजे उसी जगह पहुंचा। धुंध हल्की थी, लेकिन हवा अजीब सी भारी लग रही थी। तभी मुझे दूर रेड लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आई। इस बार सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, एक पुलिस जीप भी खड़ी थी। दोनों व्हीकल्स धुंध के बीच हल्की हल्की चमक रहे थे। मैंने ट्रक धीरे किया। दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, दोनों गाड़ियां गायब, सड़क बिल्कुल खाली। मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया, बाहर निकला। सर्द हवा चल रही थी। मैं रोड के बीच खड़ा था। अचानक मेरे पीछे से सायरन की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक एम्बुलेंस फुल स्पीड में मेरी तरफ आ रही है, हेडलाइट सीधा आंखों में। मैं शॉक में जम गया। लास्ट सेकंड पर मैंने साइड जंप किया। एम्बुलेंस मेरे ट्रक के बिल्कुल पास से गुजरी और फिर धुंध में घुल गई।
मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फट जाएगा। तभी मेरे कान के पास एक आदमी की आवाज आई, ब्रेक फेल सी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद यूनिफॉर्म, खून से भीगा हुआ सीना, आंखें आधी खुली। एम्बुलेंस ड्राइवर। मेरे पैर थरथराने लगे। उसने कहा, मैं ब्रेक मारी पर गाड़ी रुकी नहीं। मैंने धीरे से पूछा, किसी ने छेड़छाड़ की थी सी? उसने सर हल्का सा झुका दिया, सच। फिर उसने हाथ उठाया और रोड के किनारे की तरफ इशारा किया। मैं धीरे धीरे वहां गया। धुंध के बीच मुझे जमीन पर एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा मिला, जैसे ब्रेक लाइन का पार्ट हो। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। न एम्बुलेंस, न ड्राइवर, सिर्फ मैं और हाईवे। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल की और लोकेशन बताई। अगले दिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एम्बुलेंस के ब्रेक लाइन को जानबूझकर काट दिया गया था। केस फिर से खुल गया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला एम्बुलेंस का पेशेंट कोई आम आदमी नहीं था, वो एक विटनेस था। उसने सिमरन और उस ट्रक ड्राइवर के झगड़े को देखा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था बयान देने के लिए। मेरे शरीर में सर्दी दौड़ गई। मतलब उस रात किसी ने सिर्फ सिमरन को नहीं बल्कि गवाह को भी खत्म करने की कोशिश की थी, और एम्बुलेंस का ड्राइवर भी उस साजिश का शिकार बन गया था। अब मुझे समझ आ गया था, ये सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं थे, ये सिलसिला था, और शायद वो ट्रक ड्राइवर अकेला नहीं था। उस रात जब मैं वापस ट्रक में बैठा, मुझे कैबिन में दो अलग अलग एहसास महसूस हुए। एक हल्की सी मिट्टी इत्र की खुशबू और एक तेज पेट्रोल और धुएं की बू, जैसे दो रूहें एक साथ मौजूद हों। मैंने धीरे से कहा, मैं सच सामने लाऊंगा। कैबिन के शीशे पर इस बार दो अलग अलग उंगलियों के निशान बने, फिर धीरे धीरे गायब हो गए। अब मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, मैं उन सब रूहों का गवाह था जिनका सच दबा दिया गया था। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा है वो सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी अभी जिंदा है, और वो मुझे देख रहा है। एम्बुलेंस वाले सच के बाद मेरी नींद बिल्कुल चली गई थी। अब बात सिर्फ सिमरन या एम्बुलेंस ड्राइवर तक सीमित नहीं थी, ये एक साजिश थी। किसी ने ब्रेक लाइन काटी थी, किसी ने गवाह को खत्म करने की कोशिश की थी, और जिस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा था, शायद वो सिर्फ गुस्से में धक्का देने वाला आदमी था, पर प्लान किसी और का था। 3 दिन बाद पुलिस ने मुझे दोबारा बुलाया। उन्होंने बताया कि जिस ट्रक ड्राइवर ने सिमरन को धक्का दिया था, उसने पूछताछ में एक नाम लिया है, अपनी कंपनी का मालिक। कंपनी का नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का। मैं उस कंपनी के ट्रक्स को जानता था। उनके 2-3 ट्रक्स रेगुलर उस रोड पर चलते थे। और एक बात और, 3 साल पहले जिस रात मैंने झगड़ा देखा था, उस वक्त वहां सिर्फ एक ट्रक नहीं, 2 ट्रक्स खड़े थे। मैं उस वक्त धुंध में क्लियर नहीं देख पाया था, पर अब सब जुड़ने लगा था। पुलिस ने बताया कि सिमरन उस ट्रक ड्राइवर के साथ भागने वाली नहीं थी, बल्कि वो उस कंपनी के मालिक के खिलाफ गवाही देने वाली थी। उसने देखा था कि उस रोड पर रात को इल्लीगल ट्रांसपोर्ट होता था, बिना पेपर्स के माल, कभी शराब, कभी कुछ और। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब उस रात का झगड़ा सिर्फ पर्सनल नहीं था, सिमरन ने कुछ देख लिया था, और एम्बुलेंस वाला लड़का जो पेशेंट था, वो भी शायद वही गवाह था। उस रात मुझे फिर से ड्राइव करना था। मालिक ने कहा अर्जेंट लोड है, और आयरनी ये थी कि लोड उसी कंपनी के गोडाउन से उठाना था जिसका नाम पुलिस ने लिया था। मैंने फैसला किया, मैं जाऊंगा, पर इस बार अकेला नहीं। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं लोड लेने जा रहा हूं। उन्होंने कहा बस नॉर्मल बिहेव करो। रात के 11:15 बजे मैं गोडाउन पहुंचा। अंधेरा ज्यादा था, सिर्फ एक ट्यूब लाइट जल रही थी। अंदर 3 आदमी खड़े थे। उनमें से एक को देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। सफेद कुर्ता, मोटी मूंछ, तेज आंखें, वही आदमी जिसे मैंने 3 साल पहले दूर खड़ा देखा था जब झगड़ा हो रहा था। तब मैंने सोचा था शायद कोई हेल्पर होगा। उसने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। गुरमीत पाजी, काफी मशहूर हो गए हो आजकल। मेरा गला सूख गया। बस अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया। लोड चढ़ाया जा रहा था। मैं कैबिन में बैठकर सब देख रहा था। तभी मुझे पैसेंजर सीट पर वो हल्की सी ठंड महसूस हुई। मिट्टी, इत्र की खुशबू, फिर एक पल के लिए पेट्रोल और धुएं की बू, जैसे दोनों रूहें मेरे साथ हों। मैंने धीरे से कहा, आज सच सामने आएगा। तभी गोडाउन के अंदर अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी। एक आदमी जो बोरी उठा रहा था अचानक चीख कर गिरा। किसने धक्का दिया? वो चिल्लाया। सबने इधर उधर देखा
कोई पास नहीं था। फिर वो मालिक जैसा आदमी गुस्से में बोला, ड्रामा बंद करो। मैं कैबिन से नीचे उतर आया। उस पल हवा तेज चलने लगी। गोडाउन के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। ट्यूबलाइट फट से बंद हो गई। अंधेरा। अंधेरे में मुझे साफ सुना एक लड़की की आवाज, सच बोल, और एक मर्द की हल्की सी कराह, ब्रेक, ब्रेक लाइन। मालिक जैसा आदमी घबरा गया। कौन है? कौन है यहां? उसके बिल्कुल पास एक सीमेंट की बोरी अपने आप गिर गई। वो पीछे हटा, पैर फिसला और जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिरा। स्क्रीन जल गई और उस पर एक पुराना मैसेज ओपन था। मैसेज में लिखा था, ब्रेक लाइन का काम हो गया, विटनेस नहीं बचेगा। मेरा खून जम गया। उस पल पुलिस की जीप का सायरन बाहर से सुनाई दिया। मैं समझ गया, उन्होंने गोडाउन को ऑलरेडी वॉच पर रखा था। पुलिस अंदर आई, मालिक को उठाया गया, मोबाइल सीज किया गया, बाकी आदमी पकड़े गए। मैं वहीं खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। ट्यूबलाइट वापस चल गई। मैंने कैबिन की तरफ देखा। पैसेंजर सीट बिल्कुल खाली, न खुशबू न ठंड, जैसे दोनों रूहें अपना काम करके जा चुकी हों। पुलिस ने बाद में बताया कि मालिक ने सब कबूल कर लिया। इल्लीगल ट्रांसपोर्ट, गवाहों को डराना और एम्बुलेंस की ब्रेक लाइन कटवाना, सब प्लान उसका था। उस रात जब मैं ट्रक लेकर हाईवे पर निकला तो दिल में पहली बार पूरी शांति थी। धुंध हल्की थी पर डर नहीं था। जैसे ही मैं उस पुराने स्पॉट से गुजरा, मुझे एक पल के लिए रोड के किनारे दो हल्की सी परछाइयां नजर आईं, एक लड़की और एक आदमी, दोनों शांत खड़े। मैंने ट्रक धीरा किया, धीरे से सिर झुकाकर बोला, हुण सब ठीक है। हेडलाइट्स ने सड़क को रोशन किया और वो दोनों परछाइयां धीरे धीरे रोशनी में घुल गईं। उस रात के बाद मुझे कभी कोई साया नजर नहीं आया, न खुशबू न आवाज। पर मैंने एक बात आज भी मानता हूं, पंजाब हाईवे सिर्फ सड़क नहीं है, वो याद रखता है, वो सच छुपने नहीं देता, और कभी-कभी वो अपना सच खुद सुना देता है। मालिक की गिरफ्तारी के बाद पूरा इलाका हिल गया था। न्यूज़ चैनल्स पर इल्लीगल ट्रांसपोर्ट और ब्रेक लाइन सैबोटाज की खबरें चल रही थीं। पुलिस ने मुझे की विटनेस बोला। लोग मुझे हिम्मती कहने लगे। लेकिन सच ये है कि मैं हीरो नहीं था। मैं बस वो आदमी था जो पहले डर कर भाग गया था और फिर वापस मुड़कर खड़ा हो गया था। 2 महीने सब शांत रहा। कोर्ट में केस चल रहा था। सिमरन के माँ बाप ने मुझे मिलकर शुक्रिया कहा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के साथ थोड़ा सुकून भी था। एम्बुलेंस ड्राइवर के परिवार ने भी कहा कि उन्हें कम से कम सच मिल गया। मैंने सोचा कहानी खत्म। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मैं पठानकोट रूट पर था। रात करीब 1:15 पर। मौसम साफ, बिना धुंध के। मैंने सोचा आज का सफर आसान होगा। जैसे ही मैं उस पुराने स्ट्रेच के पास पहुंचा, ट्रक का स्पीडोमीटर अपने आप 0 पर आ गया, लेकिन ट्रक चल रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, इंजन की आवाज नॉर्मल थी, पर मीटर 0। फिर आरपीएम नीडल भी नीचे गिर गई, जैसे पूरा डैशबोर्ड मर गया हो। एक पल के लिए पूरा कैबिन अंधेरा हो गया। हेडलाइट्स बंद, हाईवे पिच ब्लैक। मेरा सांस अटक गया। मैंने ब्रेक दबाई, ट्रक धीरे से रुक गया। अंधेरे में मुझे दूर से 2 हल्की रोशनियां नजर आई, जैसे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी, पर आवाज नहीं थी, न इंजन न टायर की घिसावट, सिर्फ रोशनी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो रोशनी करीब आई, मुझे साफ दिखाई दिया, वो एम्बुलेंस थी, लेकिन इस बार वो पलटी हुई थी, टायर्स हवा में, जैसे एक्सीडेंट के बाद का मंजर फ्रीज हो गया हो। एम्बुलेंस के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद सूट में, और उसके पास एक आदमी, सफेद यूनिफॉर्म खून से भीगा हुआ। सिमरन और एम्बुलेंस ड्राइवर। मैंने धीरे से कैबिन का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। पैर कांप रहे थे, पर डर कम था। सिमरन ने शांत नजर से मुझे देखा। एम्बुलेंस ड्राइवर ने हल्की सी मुस्कान दी। सिमरन ने कहा, तेनू पता है, असी तेनू डराण ली नहीं आए सी। एम्बुलेंस ड्राइवर बोला, जे तू उस रात नहीं मुड़दा तां सच कदी बाहर नहीं आंदा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं पहले रुकया नहीं सी। सिमरन ने धीरे से सिर हिला दिया। इंसान गलती करता है, पर हर कोई वापस मुड़ के ठीक नहीं करता। उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे दिल का बोझ पूरी तरह हल्का हो गया हो। एम्बुलेंस का मंजर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। दोनों साए रोशनी में घुलने लगे। जाने से पहले सिमरन ने एक बार फिर कहा, हुण हाईवे ते रुकना बंद ना करी। और सब कुछ गायब। हेडलाइट्स वापस ऑन हो गईं। डैशबोर्ड नॉर्मल, स्पीडोमीटर सही रीडिंग दिखा रहा था, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। मैं कैबिन में बैठकर कुछ मिनट चुप रहा।
दिल शांत था। इस बार कोई ठंडी हवा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। उस रात के बाद मुझे कभी कोई साया नजर नहीं आया, न खुशबू न आवाज। पर मैंने एक बात आज भी मानता हूं, पंजाब हाईवे सिर्फ सड़क नहीं है, वो याद रखता है, वो सच छुपने नहीं देता, और कभी कभी वो अपना सच खुद सुना देता है। आज 2026 चल रहा है, मैं अब भी ट्रक चला रहा हूं। पंजाब हाईवे पर हजारों सफर कर चुका हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं? मैं बस इतना कहता हूं, हाईवे सब याद रखता है। और जब रात को कभी हवा हल्की सी ठंडी चलती है, तो मैं स्टीयरिंग पकड़कर धीरे से बोलता हूं, मैं रुकूंगा। मैं सोच रहा था सब खत्म हो चुका है। मलिक जेल में था, केस कोर्ट में चल रहा था और हाईवे फिर से सिर्फ एक सड़क लगने लगा था। लेकिन इंसान भले ही भूल जाए, रास्ते कभी नहीं भूलते, और शायद रूह भी नहीं। नवंबर की ठंडी रात थी। मैं लुधियाना से अमृतसर लोड लेकर जा रहा था। रात करीब 2 बजे का वक्त। हाईवे खाली, सिर्फ कभी कभी किसी ट्रक की दूर से आती रोशनी। मैंने रेडियो चालू किया, पर अजीब बात, हर चैनल पर सिर्फ स्टैटिक। मैंने रेडियो बंद कर दिया। जैसे ही मैं उस पुराने एक्सीडेंट वाले स्ट्रेच के पास पहुंचा, ट्रक के कैबिन में एक हल्की सी मिट्टी और दवा की मिलजुल कर खुशबू फैल गई। वो ही एम्बुलेंस वाली स्मेल। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक एहसास था, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आगे मुझे एक छोटा सा टेम्पो खड़ा दिखाई दिया। हैजर्ड लाइट्स जल रही थी। एक आदमी सड़क के किनारे हाथ हिला रहा था। मैंने बिना सोचे ब्रेक लगाई, ट्रक साइड में लगाया। मैं नीचे उतरकर उस आदमी के पास गया। उसकी आंखों में घबराहट थी। बोला, भाई, मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही, हॉस्पिटल दूर है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने टेम्पो के अंदर झांक कर देखा। छोटी सी 7-8 साल की लड़की बेहोश सी पड़ी थी, मां रो रही थी। उस पल मुझे सिमरन का चेहरा याद आया। मैंने तुरंत फैसला किया, चलो मेरे ट्रक में, मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। उन्होंने लड़की को संभाल कर ट्रक में बिठाया। मैं फुल स्पीड में नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त दिल में बस एक ही दुआ थी, इस बार कोई देर न हो। रास्ते में लड़की की मां ने कहा, रब ने आज आपको भेजा है। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी कोई और भेजता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने लड़की को इमरजेंसी में ले लिया। 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, टाइम पर ले आए, थोड़ा और लेट होते तो मुश्किल हो सकता था। माँ बाप ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं घबरा गया। मैंने उन्हें उठाया और कहा, मैं बस ड्राइवर हूं। मैं हॉस्पिटल के बाहर आया। रात की ठंड तेज थी। मैंने गहरी सांस ली। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पास से हल्की सी ठंडी हवा गुजरी, और एक पल के लिए मुझे वही सफेद सूट की झलक दिखाई थी। हॉस्पिटल के गेट के पास सिमरन खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर जैसे शुक्रिया अदा किया, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। मैंने आंखें बंद की। इस बार आंसू खुशी के थे। हाईवे ने फिर एक जिंदगी बचाई थी। सुबह होने लगी थी। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। सब कुछ नॉर्मल, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे समझ आ गया था कि शायद कुछ रूहें डराने नहीं आती, कुछ रूहें बस याद दिलाने आती हैं कि इंसानियत जिंदा रखो। उस रात के बाद मैंने अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर एक छोटी सी तस्वीर लगा ली। कोई देवी देवता की नहीं, कोई फोटो नहीं, बस एक छोटा सा कागज जिसमें लिखा है, रुकना मत भूल। और जब भी पंजाब हाईवे पर रात को सफर करता हूं और दूर कहीं कोई खड़ा नजर आता है, मैं बिना डरे ब्रेक लगा देता हूं, क्योंकि कहानी अब सिर्फ डर की नहीं रही, अब ये जिम्मेदारी की कहानी है। दिसंबर की सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। पंजाब के खेत धुंध से ढके रहते और रात को हाईवे बिल्कुल सुनसान हो जाता। मैं अभी रोज की तरह ट्रक चला रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति रहने लगी थी। सिमरन और एम्बुलेंस ड्राइवर के बाद मुझे कभी कोई डरावना मंजर नहीं दिखा, पर कहानियां खत्म तब होती हैं जब रास्ते खुद इजाजत देते हैं। उस रात मैं जलंधर से फिरोजपुर साइड जा रहा था। रात के 3 बजे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि विंडशील्ड पर हल्की बर्फ जैसी परत जम रही थी। मैंने हीटर ऑन किया और स्टीयरिंग पकड़कर सीधा देखते हुए ट्रक को स्टेबल रखा। जैसे ही मैं एक पुराने पुल के पास पहुंचा, मुझे आगे पुलिस की लाल बत्ती वाली जीप खड़ी नजर आई। मैंने स्पीड कम की। एक कांस्टेबल ने हाथ देकर रोका।
मैं ट्रक साइड में लगाकर नीचे उतर गया। कांस्टेबल ने कहा, आगे एक्सीडेंट हुआ है, रोड ब्लॉक है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, पर मेरे दिल में हल्का सा संकेत हुआ। ये जगह पहले कभी मेंशन नहीं हुई थी, पर फिर भी हवा में वो ही पुरानी सी ठंडी महसूस हुई। मैं थोड़ा आगे चला तो देखा एक छोटी सी कार डिवाइडर से टकराकर पलटी हुई थी। लोग कम थे, एम्बुलेंस का इंतजार हो रहा था। मैंने बिना सोचे अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कार के पास पहुंचा। अंदर एक बुजुर्ग आदमी फंसा हुआ था और उसके पास एक 20-22 साल का लड़का। लड़के को ज्यादा चोट नहीं थी, पर बुजुर्ग बेहोश थे। मुझे तुरंत याद आया जब मैं पहली बार सिमरन को देखकर रुका नहीं था। इस बार मैंने कांस्टेबल को बोला, एम्बुलेंस आने तक हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद हमने बुजुर्ग को बाहर निकाला। उनकी नब्ज कमजोर थी। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठा रहा जब तक एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस की आवाज रात के सन्नाटे को चीर कर आई, पर जैसे ही एम्बुलेंस रुकी, मेरी सांसों का एक पल के लिए फ्लो रुक गया। ड्राइवर सीट से जो आदमी उतर कर आया, उसका चेहरा बिल्कुल उस एम्बुलेंस ड्राइवर जैसा था जिसे मैंने पहले देखा था। वो ही आंखें, वो ही शांत चेहरा। मैंने आंखें झपकाईं, फिर दोबारा देखा। अब चेहरा अलग था, शायद मेरा वहम। बुजुर्ग को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। लड़का रोते हुए मेरे पास आया और बोला, अंकल, अगर आप हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा। एम्बुलेंस जा चुकी थी। रोड धीरे धीरे क्लियर होने लगा। मैं ट्रक में वापस बैठा। जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करने लगा, मेरे कैबिन में एक हल्की सी आवाज गूंजी, बिल्कुल धीमी, जैसे दूर से कोई बोल रहा हो। हुन डर नहीं लगता ना? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कैबिन खाली था। मेरे होठों पर हल्का सा मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से जवाब दिया, नहीं। इंजन स्मूथली स्टार्ट हो गया। सुबह जब मैं ढाबे पर रुका, मुझे फोन आया। पुलिस स्टेशन से कॉल था। उन्होंने बताया बुजुर्ग आदमी की जान बच गई। डॉक्टर ने कहा टाइम पर फर्स्ट एड मिल गया था। मैंने फोन रखा और आसमान की तरफ देखा। मुझे समझ आ गया था कि कुछ चीजें हमेशा हमारे साथ चलती हैं, शायद रूप बदलकर, पर साथ। उस दिन के बाद मुझे एक और बात महसूस होने लगी। जब भी मैं किसी की मदद करता, हाईवे का सफर अजीब तरह से आसान हो जाता। न टायर पंक्चर, न इंजन प्रॉब्लम, न ट्रैफिक जैम, जैसे रास्ता खुद स्मूथ हो जाए। लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंस है, पर मैं मानता हूं कुछ रिश्तों का हिसाब सिर्फ जिंदा लोगों तक सीमित नहीं होता। रात को जब स्टीयरिंग पकड़ता हूं, मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो, चलदा रह, असी नाड़ हां, और मैं बिना पीछे देखे सीधा आगे देखकर ट्रक चला देता हूं। जनवरी की सर्दी अपनी इंतहा पर थी। पंजाब के खेतों पर सुबह सुबह बर्फ जैसी सफेद धुंध छा जाती थी। रात को हाईवे इतना सुनसान होता था कि अपनी सांस की आवाज भी तेज लगती थी। मैं अब पहले जैसा ड्राइवर नहीं रहा था। अब स्टीयरिंग पकड़ते वक्त सिर्फ सफर नहीं करता था, जिम्मेदारी भी साथ लेकर चलता था। उस रात मैं भटिंडा साइड से चंडीगढ़ की तरफ लोड ले जा रहा था। रात के करीब 2:40 बजे थे। धुंध घनी थी। हेडलाइट्स की रोशनी भी 20-25 मीटर से ज्यादा नहीं जा रही थी। मैंने स्पीड कम रखी हुई थी। दिल शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही मैं एक लंबे सीधे स्ट्रेच पर आया, मुझे दूर एक आदमी सड़क के बीच खड़ा नजर आया। वो हाथ हिला रहा था। पहले के दिन होते तो शायद मैं ब्रेक दबाने से पहले सोचता, पर अब मैंने बिना झिझक ब्रेक लगाई। ट्रक धीरे से उसके पास रुक गया। मैं नीचे उतरा। वो आदमी 35-40 साल का लग रहा था, चेहरे पर घबराहट। बोला, भाई, मेरी गाड़ी पीछे खराब हो गई है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, पेन स्टार्ट हो गया है, हॉस्पिटल दूर है। मैंने तुरंत उसके साथ पीछे देखा। धुंध के बीच एक छोटी कार खड़ी थी। अंदर एक औरत दर्द से कर्राह रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने आदमी से कहा, चलो, टाइम वेस्ट मत करो। हमने औरत को संभालकर ट्रक के कैबिन में बिठाया। आदमी भी साथ बैठ गया। मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ ट्रक चलाने लगा। धुंध और तेज हो गई थी, लेकिन मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था, जैसे कोई रास्ता क्लियर कर रहा हो। रास्ते में औरत की चीखें बढ़ रही थीं, आदमी का हाथ कांप रहा था। मैंने बस एक बात बोली, हिम्मत रखो, बस थोड़ा सा और। हॉस्पिटल करीब 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन उस रात मुझे लगा जैसे सफर छोटा हो गया हो। जैसे ही हॉस्पिटल नजर आया, मैंने हॉर्न बजाया। स्टाफ बाहर आया।
औरत को स्ट्रेचर पर ले गए। आदमी ने मुझे देखा, उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। मैं बाहर खड़ा रहा। करीब आधा घंटा बाद नर्स बाहर आई और बोली, लड़की हुई है, दोनों सेफ हैं। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे गले लग गया। भाई, अगर आप नहीं रुकते। मैंने धीरे से कहा, बस रुकना जरूरी था। सुबह का पहला उजाला हो रहा था। मैं हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा था। तभी एक हल्की सी ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी। मैंने सीधा आगे देखा। गेट के पास धुंध के बीच मुझे दो साए नजर आए, एक सफेद सूट में लड़की और एक एम्बुलेंस यूनिफॉर्म में आदमी। इस बार वो दूर नहीं थे, जैसे पास ही खड़े हों। सिमरन के चेहरे पर वो ही शांत मुस्कान थी। एम्बुलेंस ड्राइवर ने सर झुकाकर जैसे दुआ दी। मैंने धीरे से हाथ जोड़ दिए। दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगला ही पल धुंध ज्यादा घनी हो गई और दोनों साए उसमें घुल गए। मैं ट्रक में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त मुझे महसूस हुआ, अब डर का कोई असर नहीं रहा। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, शायद कुछ रूहें तब तक साथ चलती हैं जब तक इंसान अपना फर्ज समझकर पूरा नहीं करता, और शायद आज उनका काम पूरा हो रहा था। हाईवे पर सूरज निकल रहा था। पहली बार मुझे वो सड़क डरावनी नहीं लगी। वो बस एक रास्ता था, और मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि उस रास्ते का हिस्सा बन चुका था। आज इस कहानी का आखिरी हिस्सा लिखते हुए मेरे हाथ हल्का सा कांप रहे हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं, एहसास की वजह से। पिछले 2 साल में जो कुछ मैंने पंजाब हाईवे पर देखा, शायद हर ड्राइवर नहीं देखता। शायद हर इंसान को ये मौका नहीं मिलता कि वो अपनी गलती सुधार सके। फरवरी की एक रात थी। मौसम बिल्कुल साफ, न धुंध न हवा। मैं मोहाली से वापस लुधियाना की तरफ आ रहा था। लोड हल्का था, इसलिए ट्रक स्मूथ चल रहा था। रात के करीब 1:50 बज रहे थे। मैं उसी पुराने स्ट्रेच के पास पहुंचा जहां सब शुरू हुआ था, वही जगह जहां मैंने पहली बार सिमरन को देखा था, और रुका नहीं था। इस बार मैंने खुद से कहा, आज यहां रुकूंगा। मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया। कैबिन से नीचे उतरकर मैं सड़क के किनारे खड़ा हो गया। रात बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ दूर कहीं खेत से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से बोला, अगर तुम दोनों यहीं हो तो आज मैं डर के नहीं, शुक्रिया कहने आया हूं। कुछ पल खामोशी रही, फिर हवा हल्की सी ठंडी हुई, जैसे किसी ने मेरे पास से गुजरा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, और तब मुझे महसूस हुआ, इस बार कोई डरावना मंजर नहीं, कोई एक्सीडेंट की तस्वीर नहीं, बस एक रोशनी जैसा हल्का सा एहसास। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे दूर हाईवे के दूसरे किनारे 2 साए नजर आए। धुंध नहीं थी, फिर भी वो हल्की रोशनी में थे। सिमरन सफेद सूट में और एम्बुलेंस ड्राइवर शांत चेहरे के साथ। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान ज्यादा गहरी थी, जैसे वो खुश हो। सिमरन ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का। एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपनी टोपी हल्का सा झुकाकर सलाम किया। मुझे लगा जैसे दिल के अंदर का आखिरी बोझ भी खत्म हो गया हो। मैंने जोर से नहीं, बस धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं, जब तक स्टीयरिंग पकड़ूंगा किसी को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगला ही पल वो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों साए एक दूसरे की तरफ मुड़कर जैसे चल दिए और फिर गायब हो गए। इस बार वो डर के साथ नहीं गए, वो सुकून के साथ गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। अजीब बात यह थी कि उस रात के बाद मुझे कभी कोई ठंडी हवा महसूस नहीं हुई। न एम्बुलेंस की स्मेल, न स्टैटिक रेडियो, न स्पीडोमीटर का जीरो होना। सब नॉर्मल, जैसे कहानी पूरी हो चुकी हो। आज 2026 का एंड चल रहा है। मैं अब भी ट्रक चला रहा हूं। लोग जब ढाबे पर बैठकर हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, मैं चुप रहता हूं। कभी कभी कोई पूछ लेता है, भाई तेरे साथ कभी अजीब हुआ? मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, हाँ, पर वो डर से ज्यादा सीख थी। पंजाब हाईवे अब भी लंबा है, रात अब भी गहरी होती है, एक्सीडेंट्स अब भी होते हैं, पर एक फर्क है, अब मैं कभी बिना देखे आगे नहीं बढ़ता। मुझे नहीं पता सच में वो रूहें थीं या मेरा ज़मीर, लेकिन जो भी था उसने मुझे बदल दिया।
और शायद कहानी का असली हॉरर भूत नहीं बल्कि वो पल था जब मैंने पहली बार रुकना छोड़ा था। अब मैं रुकता हूं और जब तक मैं जिंदा हूं रुकता रहूंगा।